हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड द स्क्वायर फीट। मैं हूं रोहित रावत। आज हम ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट कर रहे हैं जिन्होंने अपना सफर रियल एस्टेट में जीरो से हीरो तक का तय किया है, जिसको मैंने तो बहुत क्लोजली देखा है, पर मैं चाहता हूं कि आप सब भी उनकी स्टोरी जाने और समझे। अगर आप अपनी रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको रियल एस्टेट के वो पहलू दिखाऊं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं और अनसुने रह जाते हैं। सो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, वीरेन मेहता। वेलकम वीरेन मेहता जी। थैंक यू सो मच रोहित आवत फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर। वीरेन जी, सबसे पहले मैं शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट की शुरुआत कैसी हुई, आपके जहन में कैसे ये आया कि रियल एस्टेट में जाया जाए? मेरे जहन में ऐसे कोई स्पेसिफिक रियल एस्टेट नहीं आया था। स्टार्टिंग इसकी जस्ट ऐसे हुई जब 2012 में मैंने एमबीए अपनी कंप्लीट करी। तो शुरुआती दिनों में मेरी जब कॉलेज की प्लेसमेंट हुई थी तो वो दिल्ली में हुई थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो 2 महीने मैंने वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी में करा, तो लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मेरे शायद मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा, और मुझे कुछ विज़न भी उसमें नहीं दिख रहा था। तो मुझे लगा नहीं, ये चेंज करना होगा। तो उन्हीं दौरान मेरे कज़न गुड़गांव में सेटल था, तो मैंने उससे फ़ोन पे बात की कि चलो मिलते हैं। तो उसने कहा ठीक है, सैटरडे संडे आ जाओ। तो सैटरडे संडे उसके पास आना शुरू किया गुड़गांव। तो देखा तो यार मुझे इसमें इंटरेस्ट तो था ही थोड़ा। अपने जहाँ पे मैं अपने होम टाउन से हूँ, वहाँ भी मैं इंटरेस्ट रखता था इन चीज़ों में। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा जब ये सिटी देखा कि नहीं, ये तो बहुत ग्रोइंग है, यहाँ पे स्कोप बहुत है। तो सैटरडे संडे हम साइट्स पे जाते थे, तो वहाँ बैठते थे, लोगों से मिलते थे, तो बड़ा अच्छा सा लगने लगा। एक्चुअली क्या था, जो फार्मास्यूटिकल था ना, वो बड़ी सी, मुझे ऐसा लगता था, डल डल सी जॉब थी। जी डॉक्टर से मिलना, सारा दिन नेगेटिव एनर्जी में रहना, हॉस्पिटल्स में जाना, जो मुझे पसंद नहीं था। जी। यहाँ आया तो वो ओरा बिल्कुल ही चेंज हो गया। बिल्कुल 100% पॉजिटिव हो रहा। क्लाइंट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको कुछ दिखा रहे हैं, वो खुश हैं, कोई अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, तो इंटरेस्ट आने लगा। तो मुझे लगा नहीं, ये शायद मुझे यही इसी में आना चाहिए। तो फिर ये आपको वीकेंड्स वीकडेज पे ले आया जहाँ पे आपने वीकेंड से फिर वीकडेज पे वीकडेज में आ कन्वर्ट गया। हुआ। राइट राइट राइट। तो तो वहाँ मतलब से जर्नी स्टार्ट हुई 2013 से। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब इतना सोचा नहीं था कि कभी रियल एस्टेट में गुड़गांव ही आना है स्पेसिफिकली। बस जर्नी थी, भगवान ने यही सोचा था, डेस्टिनी यही थी। डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। तो वीकेंड का वीकडेज का सफर जो है, मेनली क्या है ना, देखो आप भी जानते हो, मैं भी, मतलब आपने भी फील किया होगा, रियल एस्टेट लोग आते हैं पर ज़्यादातर लोग आते हैं पैसे कमाने के मकसद से। तो यही एक खाली सिर्फ यही मकसद था कि रियल एस्टेट में पैसा है तो मुझे रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आप कुछ और भी इसमें देखते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था जब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जब स्टार्टिंग में मैं फार्मास्यूटिकल से आया, तब मुझे याद है 15,000 सैलरी थी, और मैंने गुड़गांव में भी अपना करियर 15,000 से स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे जो पैसा तो था ही, नो डाउट कि पैसा कमाना, और दिख भी रहा था इस लाइन में कि पैसा है, इंसेंटिव अच्छे थे। लेकिन जो मुझे मेन असली किक मिली, और आप समझ सकते हो जिससे मुझे मेन मोटिवेशन आई, जो मैंने एक चीज़ देखी स्टार्टिंग में, कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके बैठे हैं। आज कोई अगर दो उस टाइम में 2013 में कोई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का घर लेने आ रहा है, या कुछ भी लेने आ रहा है, तो लगता था कि नहीं यार, ये इन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ। और उनसे डायरेक्ट मिलना, 1 to 1 मिलना, ये पॉसिबल नहीं था। आप नॉर्मल डेज में, जैसे मैंने ये चीज़ अपने फार्मास्यूटिकल से कंपैरिजन किया, वहाँ किसी डॉक्टर से मिलना होता था तो 1.5 घंटा वेटिंग, 2-2 घंटा वेटिंग करनी पड़ती थी। यहाँ पे वो कस्टमर खुद आते थे। जी। तो उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनकी लाइफ की जर्नी सुनना, कैसे वो इस लेवल तक पहुँचे, तो वो मुझे बड़ा अंदर से किक करता था कि नहीं यार, ये है कुछ इंटरेस्टिंग। जी। ये असली मोटिवेशन थी कि नहीं यार, इनके जैसा बनना है, कल को हम भी ऐसे बने। तो वो मुझे मेन मोटिवेट करता था, रादर देन मनी। सो मतलब ये जर्नी मैं देख रहा हूँ, रियल्टर से इन्वेस्टर की जर्नी आप अपनी करना चाहते थे। मैं भी एक इन्वेस्टर की तरह, मतलब आई शुड अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि मैं भी इतना पैसा कमाऊं और काबिल बनूं हाँ बिल्कुल, ये कि। तो था ही। लेकिन उसके साथ वही है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि ये था कि यार, अच्छे लोगों से मिलना, उनसे उनके थॉट प्रोसेस समझना कि ये सोचते कैसे हैं, ये कैसे इस लेवल तक पहुंचे। तो वो चीज़ बड़ा अच्छा लगता था महसूस, मतलब दिल को बड़ी ठंडक सी मिलती थी कि नहीं यार, ये है कुछ, जी। ऐसे लोगों के बीच चलिए, ये में तो रहना। मतलब ये तो गुड साइड ऑफ द स्टोरी है जहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हो, सीख रहे हो, इंटेलेक्चुअली बातें हो रही हैं। बट एट टाइम्स रियल स्टेट काफ़ी डिसहार्टनिंग भी हो जाता है, जहाँ पे खूब फॉलो अप करने के बाद ऐसा कोई पॉइंट आया कि कभी आपको लगा कि यार अब रियल स्टेट मेरे लिए नहीं है, या फिर ऐसा कोई फेज आता है जहाँ पे डील्स कम हो जाती हैं?
होता है, ये तो अक्सर रियल एस्टेट है, ये तो जर्नी ऐसी ही रहेगी लेकिन ये चीज़ मैंने अपने मेंटोर से सीखी, ये चीज़ जो उन्होंने मुझे सिखाया, नवदीप सर ने। कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल एस्टेट के अंदर। आज कस्टमर आया है, हो सकता है वो 1 महीना ना ले, 2 महीना ना ले, लेकिन अगर आपने उसको शिद्दत से अच्छे प्रोजेक्ट पिच करे हैं, उनको फॉलो अप किया है, तो वो साल बाद भी रिमेंबर याद रखता है कि नहीं यार, वीरेन ने कुछ बताया था, चलो कोई नहीं, उस टाइम वो पैसा नहीं था या उस टाइम वो प्रोडक्ट समझ नहीं आया, आज एक बार इससे बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंसिस्टेंसी 100% रोल प्ले करती है रियल एस्टेट के अंदर, और ये एक थंब रूल है जो सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने काम के अंदर तो 100% ग्रोथ मिलेगी। हाँ, हो सकता है किसी कोई मंथ वीक रह जाएगा, कोई कुछ वीक रह जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आप अपने आप का कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने आप को संतुष्टि पाएंगे, अगर आपने अपना 100% दिया अपने काम को तो। बहुत ही तो अच्छी लगता है बात हमारा आपने बताई, मतलब कंसिस्टेंसी बीट्स ऑल द ऑड्स। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं खुद एक बहुत इनडिसिप्लिन आदमी हूँ, बट हाँ, ऑफ लेटली मैंने भी मैं भी थोड़ा। था बहुत जी अनडिसिप्लिन जी जी आदमी, जी जी जी। तो जो को बहुत डिसिप्लिन, हाँ ग्रांटेड लेता था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन डे बाय डे अपने आप को इस चीज़ में इम्प्रूव किया कि नहीं, डिसिप्लिन इज़ द मेन की टू सक्सेस। राइट। अगर वहाँ चूक गए जी। तो फिर आप कहीं ना कहीं रेस में पीछे रह जाओगे, फिर वापसी नहीं है। फिर वापसी नहीं है। राइट। तो वीरेन जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपकी जर्नी में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि नहीं यार, आप कुछ बड़ा करते हैं, बिजनेस को स्केल करते हैं? टर्निंग पॉइंट वहीं से आया जब रोड साइड हमने देखा, नहीं बहुत स्ट्रगल था, लोग ब्रोकर को ना बहुत टिपिकली एक अलग लहजे से, अलग नज़रिए से देखते थे। जी जी, वो टैबू आज भी है, मतलब। तो वहाँ एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ एक लगा नहीं, हमें ना कुछ ऑर्गेनाइज और कुछ सिस्टमेटिक करना है, किसको कुछ कॉर्पोरेट में लेके जाना है, ताकि कस्टमर आए तो उसको एक लगे कि नहीं यार, मैं टिपिकल ब्रोकर के पास नहीं आया, मैं कुछ अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ जिनको कुछ नॉलेज है, मार्केट की डेप्थ पता है, कैसे डेवलपर यहाँ काम कर रहे हैं, कौन डेवलपर कंस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि ना इन रियल एस्टेट गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है कंस्ट्रक्शन। लॉन्च हर कोई कर देता है टाइम के साथ साथ, बेच भी बहुत लोग देते हैं, गुड़गांव मार्केट भी ऐसी है, हर ब्रोकर कुछ भी बेच देता है। गुड़गांव की मार्केट ब्रोकर ड्रिवन मार्केट है, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे मेन चीज़ है कंस्ट्रक्शन जी की, एंड में उसकी डेवलपमेंट एंड उसका पोजीशन एक्चुअल डेवलपर दे पाएगा क्या नहीं। जी। तो वो सबसे बड़ा एक देखने वाला नज़रिया है कि नहीं, वो उस डेवलपर का वो विज़न है, वो सोच रखता है वहाँ तक उस प्रोडक्ट को जो एक्चुअल वो बता रहा है उसको वैसा ही डिलीवर कर पाए। तो वहाँ से एक लगा कि नहीं, वो टर्निंग पॉइंट हमें था कि शायद नहीं यार, हमें अब कॉर्पोरेट में जाना है, कि कस्टमर आए उसको एक बिलीव हो कि नहीं, हम अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, जी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं कि जो अपना पैसा समझ के हमारा पैसे को इन्वेस्ट करे। ये नहीं कि वो कस्टमर आया कि सर ये भी ले लो वो भी ले लो, नहीं। तो वहाँ से हमने अपने आप को बिल्कुल ही शिफ्ट किया फ्रॉम रोड साइड टू कॉर्पोरेट। तो वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से हमारी एक जर्नी नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट हुई। वंडरफुल। सो जर्नी जैसा आपने बताया, टर्निंग पॉइंट बताया, जहाँ पे आप डेवलपर सिलेक्शन करते हैं, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं, डेवलपर को देना क्या है, कस्टमर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे आप कौन सा पेमेंट प्लान उनको चाहिए। तो इस पे ना काफ़ी बार मैंने देखता हूँ कि अब रियल एस्टेट एज ए इंडस्ट्री, जब आपने जर्नी अपनी स्टार्ट की, आज और अब में, तब और अब में, आप रादर आई वुड से बहुत डिफरेंस है। पहले कस्टमर अवेयर नहीं था, सारी चीज़ें बनानी पड़ती थी, बट आज की डेट में मैं देखता हूँ कि कस्टमर बिल्कुल अवेयर है, मार्केट स्टडी करके आता है, और पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स जो उनके बजट टेक सेगमेंट में आते हैं, वो प्रोजेक्ट की पूरी स्टडी करके आते हैं। तो मार्केट, आपको लगता है कि तब में और अब में काफ़ी चेंजेस आए हैं? हाँ, बहुत मेजर चेंजेस हैं पहले की मार्केट और अब की मार्केट में। आप बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कस्टमर अब 100% स्टडी करके आता है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि इस चीज़ के अंदर रियल्टर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी। ऐसा नहीं है, देखो कस्टमर अपने एक वर्किंग स्टाइल में बिजी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक आदमी है या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है जो इन्वेस्ट करने आया है, वो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे अपने एक बिजनेस में है या वो एक अपनी जॉब में है, तो उसको एक थोड़ा टाइम ही मिल पाता है कि एक चीज़ स्टडी करने में, या जो उसको फ़ोन पे रियल्टर्स ने ज्ञान दिया होता है उससे वो आइडिया ले पाता है कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट ठीक है, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं एक रियल्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब कस्टमर आपके सामने बैठा। मुझे लगता है कस्टमर को बताना कि ये प्रोडक्ट नहीं लेना, ये इसके लिए सबसे बड़ी हिम्मत चाहिए। राइट। ये कम रियल्टर्स के अंदर है कि कस्टमर को आगे से ना करना कि नहीं सर, ये प्रोडक्ट आप मत इन्वेस्ट करें। राइट।
तो कस्टमर तो जितना देखा है, जितना समझा है, जितना टाइम उसको मिला है, वो Right. उतने में ही समझ पाया। लेकिन हम तो मंडे टू संडे यही काम करते हैं, 9 to 7 यही वर्क है। जी जी जी। हमें पता है किस डेवलपर की क्या नब्ज है, या कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा है, या जो बोल रहा है वो एक्चुअल में वो डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है ब्रोकर रियल्टर तो सपने दिखाते ही हैं कस्टमर को, लेकिन सपने एक्चुअल में पूरे हों, वो कहीं ना कहीं रियल्टर को अंदर मन से पता होता है। तो यार आपको लगता है कि मार्केट में कुछ रियल्टर्स प्रोजेक्ट्स को ओवरसेल करते हैं जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा ब्रोकरेज? 100% ये तो है ही है। ये तो गुरुग्राम मार्केट में है, क्या ऑल ओवर इंडिया ही है कि मिस सेलिंग तो होती होती है। जहाँ पे ब्रोकर को अपने दो पैसे या दो बेनिफिट ज़्यादा दिखते हैं, वो उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं गलत है ये चीज़। हमें इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए कि नहीं यार, वो कस्टमर ने हम पे बिलीव करके वो पैसे लगा रहा है, वो उस टाइम डेवलपर को नहीं देखता, वो सामने चैनल को देखता है कि नहीं यार ये बंदा कह रहा है तो सही कह रहा है। तो वहाँ हमारी बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी बनती है कि हम कस्टमर के पेन पॉइंट को समझें, कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है, कस्टमर क्या लेना चाहता है, उसकी क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, और उस डायरेक्शन में उसको चीज़ दिलवाएं और अच्छे डेवलपर के साथ चीज़ दिलवाएं। कोई ऐसी चीज आज की मार्केट में जो आपको बहुत परेशान करती हो, हालांकि कंपटीशन बहुत है? से अबाउट 3,000 4,000 रियल्टर्स फॉर्म रजिस्टर्ड हैं गुड़गांव में, और इतना कंपटीशन होने के बावजूद बताए आज की डेट में कस्टमर्स को ओवरसेल करते हैं, मिस कमिटमेंट करते हैं। जो ब्रोकरेज कमिट की है वो पास ऑन, एक तो ये पास ऑन वाला गेम जो है ना, ये मुझे आप थोड़ा सा इस पे आप मुझे बताएं क्या। यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जो आपने बोला है ना, ये पास ऑन वाला गेम। तो क्या है कि अब ये जो आपने बोला कि 3,500 4,000 ब्रोकर हैं, तो टिपिकली क्या है कि ये काम ना आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इसके रेरा है, 100% है, रूल रेगुलेशन है, लेकिन कहीं ना इसके मायने में इंटरनली बहुत वीक है। अगर इसकी गहराई में या इसकी डेप्थ में आप समझो, तो कोई भी ऐसा एक थंब रूल नहीं है कि आज के टाइम में एक 500 से 1,000 रुपये में एक सिम मिल जाती है। फ़ोन पे वो किसी भी रियल्टर का नाम बोल देता है, कस्टमर आके उस पर बिलीव कर लेता है, कस्टमर उसको चेक दे देता है, वो उसको कमिटमेंट दे देता है। अगर बिल्डर फॉर एग्जांपल एक एक्स दे रहा है, तो वो उसी के आसपास का उसको पासबैक दे देता है। बाद में वो फ़ोन बंद हो जाता है, कस्टमर कॉल करता है, वो कहता है नहीं मेरे साथ चीटिंग हो गई। उसको लगता है गुड़गांव में सारे ही चीटर हैं जी। या गुड़गांव में सारे ही ब्रोकर ऐसे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये चीज़ कस्टमर को समझनी चाहिए कि 1-1.5-2% के लालच में या 1-1.5-2% के एक ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई दे रहा है, अट्रैक्ट होके उधर उसके साथ चले जाना, जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कस्टमर की भी मिस्टेक है, चैनल के साथ साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब प्रॉपर्टी सिलेक्शन से पहले अपना चैनल सिलेक्शन, चैनल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100%, 100%। नहीं मतलब बहुत ही अच्छी थॉट है, बिकॉज होता क्या है ना, कई चीज़ें उभर के नहीं आ पाती हैं बिकॉज कंस्ट्रक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट इंसेप्शन पे है, कब आएगा कब जाएगा। तो मतलब ब्रोकरेज के चक्कर में मतलब कुछ भी कोई किसी को ऑफर कर देता है, राइट? 100%, 100%। यहाँ कस्टमर को मुझे लगता है थोड़ा सा देखना चाहिए कि नहीं, ये एक्चुअल में कैशबैक दे सकता है या नहीं दे सकता। उसके ऑफिस जाके विजिट करें, उससे मिलें, उससे उसको समझें, डेवलपर से उसका चेक करें बैकग्राउंड कि यार ये दे पाएगा कैशबैक या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर भी उस टाइम पे एक इमोशन में आके, एक सामने वाला 10 अच्छी बातें कर देता तो उस इमोशन में आके उसको लगता है नहीं यार ये ठीक है दे देगा। कहीं ना कहीं उसका ना लोग बेनिफिट बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, जी। रियल्टर्स इस बात का बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं, और ये ना दोनों के लिए ही इमेज खराब है। कस्टमर भी नेगेटिव हो जाता है, ब्रोकर तो फिर वो गायब हो ही जाता है बाजार से जिसको पैसे नहीं देने हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों का नुकसान है। राइट, राइट। सो रियल एस्टेट एक रोलर कोस्टर राइड है जहाँ पे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो कोई एक ऐसी डील, बड़ी डील जो होने वाली थी नहीं हुई, कोई कभी आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा हो इस इंडस्ट्री में, ऐसे कुछ इंस्टेंस आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं नहीं रोहित, मुझे तो लगता है ये तो लाइफ है, जर्नी है, सबके साथ रहता है। कभी कोई किसी का ट्रस्ट ब्रेक करता है, कोई ट्रस्ट जीतता है। मुझे लगता है हमें ज़्यादा फोकस, देखो 10 लोग मिलेंगे, उसमें से 5 लोग डिच भी करेंगे, लेकिन जो 5 अच्छे हैं ना, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अच्छे कौन है आपके साथ। क्योंकि आज के टाइम में ना अच्छे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है, वो बहुत कम हो गई है टेंडेंसी पहले के कंपैरिजन में। तो अगर आपको 4 या 5 भी अच्छे लोग मिल गए हैं, तो मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी को छोड़ देना चाहिए, लेट देम फोकस ऑन गुड पीपल। मेरा ये थॉट प्रोसेस है इस बारे में सोचने का।
हमारी आई रिमाइंड्स मी ऑफ अ क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन से पहले कस्टमर सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ब्रोकरेज बिजनेस में ना लोग सबसे बड़ा एसेट होते हैं, राइट? तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप अपनी टीम के लोगों को कैसे ट्रेन करते हैं? बिकॉज उन्होंने ही कस्टमर को समझाना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शंस कराने हैं, और बिकॉज आपने जैसे बोला कि एक कस्टमर की जो रियल एस्टेट जर्नी है वो वीकेंड्स की होती है, राइट? वो अपने बिजनेस में है, वो अपनी नौकरी में है, तो सैटरडे संडे एक महीने में 4 सैटरडे संडे आते हैं, ठीक है? उन्होंने उन्होंने वो सैटरडे संडे निकलना है और उन्हीं सैटरडे संडे में अपनी प्रॉपर्टी फाइनल करनी है, राइट? एग्जैक्टली। तो आपने अपने लोगों को कैसे ट्रेन किया है कि वो इस जॉब को जस्टिफाई कर पाएं और कंपनी का जो नाम है उसको हैम्पर ना करें? 100% देखो, मेरा मानना ये है कि ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट तो हमारी चेयर से ही होती है कि हम प्रोडक्ट कैसा सिलेक्ट करके ला के देते हैं अपनी टीम को। Right. हम क्या सोचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, या हम उस डेवलपर के बारे में कितनी डेप्थ जानते हैं जी। तो अगर हम अच्छे प्रोडक्ट अपने टीम को देंगे तो टीम का बिलीफ अपने आप डे बाय डे इंक्रीज होता है कि नहीं, ये अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, ये बन रहा है, या ये डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या ये डेवलपर का विजन है। प्लस कस्टमर, जो आपने बताया, कस्टमर इज अ किंग और कस्टमर इज अ मेन पिलर ऑफ द कंपनी। Right. तो टीम को भी यही सेम मैसेज है, यही सेम है कि कस्टमर को हमेशा भगवान समझना है, कस्टमर की प्रेफरेंस को हमेशा पहले समझना है। ये नहीं कि जो कस्टमर आया उसको बस अपने प्रोडक्ट की ही धुन लगानी शुरू होगी, सर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। पहले कस्टमर का भी पेन पॉइंट समझना है, कस्टमर का भी समझना है कि कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है, देन उस पर वर्किंग करनी है। अच्छा, आप अपनी कंपनी के लिए जब हायरिंग करते हैं तो आप एक कैंडिडेट में सिर्फ स्किल्स देखते हैं या फिर उसका एटीट्यूड भी? मैं सबसे पहले तो कैंडिडेट में ये देखता हूँ कि कैंडिडेट ने जहाँ भी काम किया है, कितनी ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम काम किया है। अगर जो कैंडिडेट मुझे लगता है ना कि 6 महीने 1 साल में ही कंपनी चेंज करता रहता है, मैं उस कैंडिडेट में कभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं लेकिन ये बैकग्राउंड जरूर चेक करता हूँ कि कैंडिडेट ने टिक के कहीं एक जगह काम किया है नहीं, क्योंकि देखो जब तक उसमें खुद ही अपने काम को लेके कंसिस्टेंसी नहीं है अगेन, तो वो फिर वो 100% दे नहीं पाता कंपनी में। जी। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हम रोल प्ले करता है अगेन कंसिस्टेंसी, कि उसके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन है अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके, तो देन वो फिर कर ही लेता है। ये एक नई जो मुझे लगता है मेरे माइंड में हमेशा आती है कि ये जो जर्नी है एकदम चेंज हुई है लास्ट 10 ईयर में, डीलर टू। मतलब आपकी वीरेन जी, आपकी जर्नी की तो बात हो ही रही है, और मेरे ख्याल से ये जो जर्नी रही है ना, पहले लोग बोलते थे डीलर, फिर ब्रोकर, नाउ रियल्टर। ये जो जर्नी डीलर से ब्रोकर की, रियल्टर तक की, इस जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तो लगभग तीनों जर्नी एंजॉय की हैं। मुझे लगता है कि जो डीलर भी थे, डीलर के ब्रोकर भी बने, ब्रोकर से रियल्टर भी बने रहे। तो रियल्टर इस टर्म्स अब जो आई है ना, ये आप बेसिकली आई तो बाहर से ही है। जी। पहले तो टिपिकली ब्रोकर ही कहा जाता था, जी। लेकिन रियल्टर आने का पर्सपेक्टिव और मेन रीज़न एक यही है कि ये अब रियल एस्टेट हमारी गुड़गांव की डे बाय डे मोर प्रोफेशनल होती जा रही है। बहुत अच्छे लोग हैं जो बाहर से स्टडी करके आए हैं, कोर्सेज अच्छे करके आए हैं, एमबीए उसमें करके आए हैं। रियल एस्टेट के अंदर आप देखेंगे आजकल कई कॉलेजेस ने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए, जी। स्पेशलाइज इन रियल एस्टेट। Right. कई बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं जो स्पेशली ट्रेनिंग ही रियल एस्टेट के ऊपर देते हैं। ये चीज़ें पहले कहीं ना कहीं नहीं होती थी। पहले तो टिपिकली फादर काम करते थे प्रॉपर्टी का, तो बेटा उसी लाइन में आ गया, जी। या मामा आ गया, जनरेशनल चलता आ रहा है, चला जा रहा है। लेकिन अब ये रियल्टर बेसिकली एक टर्म है कि जिसके अंदर मोर प्रोफेशनल, हम आप ऐसे बोल सकते हैं कि मोर प्रोफेशनल लोग आ गए हैं, Right. टैलेंटेड लोग आ गए हैं, स्किल्स वाले लोग आ गए हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा, पहले टिपिकली एक मार्केटिंग होती थी कि 99 एकड़ मैजिक ब्रिक, इस पे डाल दो लीड, कस्टमर क्वायरी करता था। जी। लेकिन आजकल रील्स पे मेरा अगला सवाल मेरा 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 अगला सवाल इसी पे आने वाला था एक्चुअली, क्योंकि रियल एस्टेट इतना इवॉल्व हो गया जहाँ पे हम डीलर, ब्रोकर, रियल्टर बन गए हैं, तो टेक्नोलॉजी के मायने भी बदल गए हैं। पहले मतलब 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स चलता था, पहले रील्स पे काम होता था, क्लाइंट आ- होता था, आज रील्स पे काम होता है। रियल कस्टमर टू रियल कस्टमर्स। वंडरफुल। तो अगर आप इस चीज को देखें आज, मतलब मार्केटिंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो मार्केटिंग बजट भी लोग आज की डेट में हैवी रखते हैं। सो जैसा कि आपने बताया कि मतलब रियल्टर जो है, मतलब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जिन्होंने सर्टिफाइड कोर्सेज किए हुए हैं रियल एस्टेट के बारे में, जो जानते हैं वैल्यूएशन क्या होता है, जो जानते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या होता है,
जो जानते हैं कि गुड बुक्स क्या होती हैं डेवलपर की, डेट में है, डेट फ्री है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब इन लोगों का मार्केट में आने से मार्केट का डीएनए चेंज होगा, या फिर कैसे आप इस सब चीज़ों को देखते हैं? 100% होगा डीएनए चेंज, और वो होना भी चाहिए। टाइम के साथ मार्केट चेंज होनी चाहिए, लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। देखो, अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, वो कहीं ना कहीं जर्नी में बहुत पीछे रह गए। जी। तो प्रोफेशनल के आने से और इसका बेनिफिट भी मिला है Right. मार्केट को, Right. और डेवलपर को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिला है कि डेवलपर अपना जो विज़न है उसको समझाने के लिए कोई सामने है जो उनके विज़न को भी समझा सकता है कि नहीं सर, डेवलपर ये सोचता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल के आने से मुझे लगता है हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर, Right. और वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट ही करेगा, कहीं ना कहीं मार्केट को और अच्छा ही करेगा, Value लोगों का वैल्यू एडिशन ही करेगा। जी, तो जी। ये तो बहुत अच्छा है कि जो ये मैं बता रहा हूँ टर्म्स जो आपने बोला, ब्रोकर टू रियल्टर, तो इट्स अ गुड फॉर मार्केट। राइट। अब ये होना चाहिए था। गुड़गांव, एटलीस्ट गुड़गांव मार्केट की नीड थी। ओके। बिकॉज आपने देखा होगा आज के टाइम में टॉप आर्किटेक्ट, टॉप कंस्ट्रक्शन पार्टनर, जी। 100% एफडीआई कंपनीज राइट। गुड़गांव में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ विजन तो वो भी देखते ही हैं गुड़गांव को लेके। तो गुड़गांव अब एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनती जा रही है। जी। तो वर्ल्ड से नए नए लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम गुड़गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, गुड़गांव के डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं वो भी विजन देखते हैं ना कि नहीं, ये डेवलपर की सोच है उस ऐसा बनाने के लिए। जी। तो फिर उसी सोच को आगे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं रियल्टर का रोल बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि वो अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट को कैसे समझाता है। जैसा आप बता रहे हो कि रियल एस्टेट भी अब एज अ प्रोफेशन चॉइस हो गई है, राइट? पहले तो बाय चांस होता था कि हम आ गए इस इंडस्ट्री में, हमें पता नहीं था, एंड देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और हमें रियल एस्टेट अच्छा लग गया तो हम रुक गए, हमने बाय चांस ये प्रोफेशन चूज कर लिया। अब क्या है, अब आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मतलब लोग, पीपल आर स्टार्टिंग रियल एस्टेट, ठीक है, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, एंड कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आप रियल एस्टेट एक प्रोफेशन की तरह चूज कर रहे हो, तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर इतने सारे रियल्टर मार्केट में आज की डेट में अगर आप देखो, बिकॉज सप्लाई प्रोजेक्ट्स की उतनी ही है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, लिमिटेड कस्टमर्स हैं, बट जो सप्लाई रियल्टर्स की है वो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस पे आपका क्या टेक है? एक्चुअल में देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मोर प्रोफेशनल, मोर एजुकेटेड लोग इस रियल एस्टेट के अंदर, गुड़गांव के अंदर एंटर कर रहे हैं टिपिकली। तो इसका बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है। एक्चुअली आप देख रहे हो कि गुड़गांव अपना बहुत एक्सटेंड भी हो रहा है। अब डेवलपमेंट मुंबई एक्सप्रेसवे पे काफ़ी होने लग गई है। मुंबई एक्सप्रेसवे के नियर बाय सोना में, न्यू गुड़गांव में, मानेसर तक, धारूहेड़ा तक। तो गुड़गांव भी तो बढ़ता जा रहा है। गुड़गांव का भी तो जो होराइजन है वो बिग होता जा रहा है। प्लस एक और ऐड पॉइंट करूंगा इसके अंदर कि आज के टाइम में गुड़गांव से दुबई बहुत सेल हो रहा है, यूरोप बहुत सेल हो रहा है, बाहर की कंट्रीज में बहुत एरिया सेल हो रहा है। यही के रियल्टर्स गुड़गांव में बैठ के सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो गुड़गांव की रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे हो गुड़गांव ही बेच रहे हैं। होराइजन अब बिग हो गया है। यहाँ बैठ के हम कनाडा भी बेच रहे हैं, हम यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया भी बेच रहे हैं, हम यहाँ बैठ के यूरोप भी बेच रहे हैं, हम यहाँ बैठ के दुबई भी बेच रहे हैं। गुड़गांव का रियल्टर गुड़गांव में बैठ के पुणे भी बेच रहा है, Right. बेंगलोर भी बेच रहा है, बॉम्बे भी बेच रहा है। अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट आए थे, गुड़गांव के रियल्टर्स ने यही बैठ के मुंबई का प्रोजेक्ट बेचा। तो ऐसा जो गुड़गांव का पहले इन्वेस्ट कर गुड़गांव ओनली करता था, लेकिन ड्यू टू रियल्टर्स मल्टीपल ऑप्शन आने की वजह से और होराइजन ओपन होने की वजह से, तो अब गुड़गांव का इन्वेस्टर भी इसी वजह से स्मार्ट हो गया। तो अब वो और जगह दुबई इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोप में इन्वेस्ट कर रहा है, या जो गुड़गांव के आसपास डेवलपमेंट हो रही है मुंबई एक्सप्रेस पे, वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। रिलायंस मेट सिटी है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिला है मोर प्रोफेशनल आने की वजह से। होराइजन भी तो हुआ है ना बिग। परफेक्ट। सो जैसा आपने बताया, अब इंडस्ट्री इतना इवॉल्व हो गया जहाँ पे रियल्टर्स आ गए हैं, अब उसके अलावा इन्वेस्टर स्मार्ट हो गए हैं, अब बात नेशनली नहीं इंटरनेशनली हो रही है, राइट? सो अब जो ये इवॉल्व आया है और ये मार्केट शिफ्ट हुआ है, अब मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज पहले जो है 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, अगर मैं कुछ नाम लूँ तो पहले यही प्लेटफॉर्म्स होते थे। अब
चीज़ें बदल गई हैं। अब आपको फेम मेटा में मिलता है, जहाँ पे आपकी रील कब वायरल हो जाए यू नेवर नो, जहाँ आपको फेम मिल जाता है, मतलब वो फेम आपको हेल्प तो करता है कस्टमर लेने में। सो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप लीड जनरेशन, सीआरएम या फिर वर्चुअल टूल्स वगैरह, ये क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं सो दैट। बिल्कुल ठीक कहा रोहित आपने। अब टोटली जो मार्केटिंग का एंगल है ना, टिपिकली 99 मैजिक ब्रिक से बहुत ऊपर चला जा चुका है। अब इंस्टाग्राम मेटा एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आ रही है रियल एस्टेट के अंदर। आज के टाइम में वीडियोस रील्स, अब इसी के थ्रू मेजर मार्केटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो न्यू अवेन्यूज ओपन हुए हैं ना, इससे कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट भी मिला, आपकी रीच भी तो बढ़ गई है। राइट। पहले कस्टमर क्या था, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन इस बात का आंसर दिया था, पहले कस्टमर क्या था, टिपिकली दिल्ली एनसीआर से आया, बिल्कुल। गुड़गांव में प्लॉट लेना है, बिल्कुल। या कोई फॉर एग्जांपल फ्लैट्स फंड है तो फ्लैट लेना है। जी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। राइट। वो रील से दुबई भी ले रहा है, वो रील से नौगांव भी ले रहा है जी। द्वारका एक्सप्रेस पे भी ले रहा है, वो रील से रिलायंस मेट सिटी के आसपास भी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब बेनिफिट कैसे मिला, ये थ्रू मार्केटिंग ही तो मिला। राइट। और थ्रू जितना ये वर्टिकल ओपन हुए, न्यू वेन्यूज ओपन हुए, तो उसका बेनिफिट मार्केटिंग से तो ओनली मिला रियल्टर को, और किससे मिला। तो मार्केटिंग का तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले है। ये सब कुछ जो गुड़गांव में आप आज देख रहे हो सिनेरियो, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग ही एक ऐसी की है जिससे आप अब कस्टमर के मोर कस्टमर को रीच आउट कर पा रहे हैं। हम यहाँ से बैठ के पुणे के कस्टमर को भी रीच आउट कर रहे हैं, हम यहाँ से बैठ के चंडीगढ़ के कस्टमर को भी रीच आउट कर रहे हैं, हम यहाँ से बैठ के कश्मीर के कस्टमर को भी रीच आउट कर रहे हैं। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी, आप ये समझ सकते हैं कि थ्रू मार्केटिंग ओनली। चलो मतलब अब जहाँ तक कश्मीर टू कन्याकुमारी आज पूरा चक्कर लग चुका है। तो मार्केटिंग, ये तो मैं समझ गया कि मार्केटिंग जो है वो रियल्टर्स को हेल्प कर रही है। बट मैं अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो एट टाइम्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। मतलब बहुत सारी रील्स हैं, सारी प्रॉपर्टी अच्छी हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ आरओआई अच्छा दे रही हैं, लोकेशंस भी सारी अच्छी हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर जो कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब आज की डेट में जो इतनी कंफ्यूजन लेके बैठे हैं, उसको आप कैसे दूर कर दें। रोहित, बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन किया कि आज के टाइम में थ्रू मार्केटिंग ना, तो कस्टमर ना बहुत कंफ्यूज हो रहा है। तो ये एक्चुअल में देखो, हम भी ये चैलेंज फेस कर रहे हैं कि कस्टमर ना इतनी ओवर एक्सेस मार्केटिंग होने की वजह से कि दुबई भी चल रहा है, नौगांव भी चल रहा है, द्वारका एक्सप्रेस पे भी चल रहा है, रिलायंस मेट सिटी भी चल रही है, यूरोप भी चल रहा है। तो कस्टमर भी कहीं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब एक ही जगह देख रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर ही, गुड़गांव से ही 25-30 प्रपोजल अलग अलग निकल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं। 1 करोड़ का घर खरीदो, या 1 करोड़ की शॉप खरीदो, 20 लाख का गिफ्ट, ये कस्टमर को गोल्ड कॉइन्स ले जाओ, गोल्ड गाड़ी ले जाओ। गाड़ी ले जाओ। तो ये कहीं ना मेरा मानना है इसके अंदर ना, देखो मार्केटिंग ने 100%, देखो जब चीज़ें अच्छी होती है ना, तो उसका कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट भी निकलते हैं। जब जब भी आप देखोगे कुछ बड़ी जब रेवोल्यूशन होती है, क्योंकि अब मार्केट ना एकदम चेंज हो रही है, टर्न अराउंड हो रही है, तो उसके पॉजिटिव साइन भी होते हैं, नेगेटिव साइन भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कस्टमर के लिए ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। तो और आप देख रहे हो कि आज के टाइम में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको रियल एस्टेट का आर भी नहीं पता, लेकिन वो अच्छी अच्छी रील्स बना रहे हैं, लोग उन पे बिलीव भी कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स बहुत आ गए हैं, प्रोफेशनल पे करते हैं उनको, प्रोफेशनल फीस उनको देते हैं, वीडियो बनाते हैं, कस्टमर को लगता है कि नहीं यार इसको तो बहुत कुछ पता है, लेकिन एक्चुअल तो रियलिटी वो बिल्कुल अलग है ना। तो कहीं ना कहीं उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पड़ रहा है कि कस्टमर कंफ्यूज बहुत हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है रियल्टर का, रियल्टर चूज करने का, कि रियल्टर सामने वाला कस्टमर की एक्चुअल साइकी समझ पा रहा है क्या नहीं। क्योंकि देखो इन्वेस्टर दो तरीके का, एक इन्वेस्टर ये है कि जो आया, जिसने पैसा इन्वेस्ट मल्टीप्लाई करा और एग्जिट हो गया। एक इन्वेस्टर ये है कि नहीं, जो अपनी एक रेंटल बनाने के लिए आता है, या अपनी एक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म होराइजन से लेके आता है, जो सोचता है कि नहीं यार 4 साल के बाद मेरे को इससे ये रेंटल आएगा, क्या मैं यहाँ पर रहूँगा, या फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी एक माइंड में होता है कि यार मेरा ये अपने बच्चों के लिए ले रहा है, या कोई बेटी के लिए ले रहा है, कोई बेटे के लिए ले रहा है। तो वो साइकी समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो एक मेजर रोल प्ले करती है रियल्टर की साइड से। राइट। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि कस्टमर को आज के टाइम में ना, प्रॉपर्टी चूज करने से पहले रियल्टर चूज करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो जब रियल्टर वो
सही से चूज करेंगे तो वो सही से गाइड भी उनको करेगा। आप कहीं भी देखना कि कंफ्यूजन वही होती है जिसके पास ओवर ज्ञान होता है। जो ज़्यादा ज्ञान देते हैं ना, वही कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन जब आप खुद भी अपने विजन में क्लियर हो, आपको खुद को भी पता हो कि क्या प्रोडक्ट सही है और क्या गलत है, क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, तो आपका इन्वेस्टर भी कंफ्यूज नहीं होता। तो एज यू राइटली सेड वीरेन की मतलब आपको कस्टमर की साइकी समझनी पड़ेगी, क्या कस्टमर चाहता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। और आई थिंक आप एक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं, जहाँ पे आप ही के कस्टमर का सारा पोर्टफोलियो आप संभालते हैं, जिसमें तरह तरह की प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका एसेट क्लास रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो। आई गेस जैसे बोला जाता है कि डॉक्टर और एडवोकेट और ये सब आपके एक ही रहने चाहिए, उसी तरह से मेरा भी मानना है, अगर इफ़ यू आर गेटिंग गुड सर्विसेज, रियल्टर भी आपको सेम रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो बात कही कि जैसे एक होता है ना फैमिली डॉक्टर है, ये हमारे फैमिली एडवोकेट हैं, तो कहीं ना कहीं ना एक रियल्टर भी फैमिली वाला होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो फैमिली वाली टर्म नहीं आएगी, आपकी वो टर्मिनोलॉजी नहीं बनेगी ना, तो वो हमेशा गैप रहेगा भी। जी जी जी। तो एज ए कंपनी वी, मतलब हम एज ए एलीट प्रो अगर मैं बात करूँ, तो वी आर मैनेजिंग दी एसेट्स फॉर द कस्टमर। Right. ऐसा नहीं है कि कस्टमर आया कि हमने उसको एक परचेज करवाया, उसके बाद वो कस्टमर भी हमारे लिए गायब हो गया और हम भी कस्टमर के लिए गायब होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी की आज इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो टिल एंड ऑफ द पोजीशन तक हम कस्टमर के साथ खड़े रहते हैं, चाहे उसको बिल्डर लॉबी में कोई चैलेंज आए या उसको कहीं भी किसी तरीके का चैलेंज आए। एंड ऑफ द डे उसके पोजीशन के बाद भी रेंट आउट में भी उसकी हेल्प करते हैं। वंडरफुल। और सेकेंडरी, वी आर मैनेजिंग ओवरऑल पोर्टफोलियो। किसी को लैंड में जाना है तो उसको लैंड की साइड देते हैं, किसी को रेंटल की तरफ जाना तो रेंटल वाली एसेट्स बताते हैं, अगर किसी को घर बनाना है, किसी को एसेट अपने बच्चों के लिए लेनी है, तो उसको उसी हिसाब से गाइड करते हैं। तो वी आर मैनेजिंग ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ द कस्टमर। की कस्टमर ये नहीं कि एक बार आया उसके बाद कस्टमर को हम याद नहीं, हम कस्टमर याद नहीं है। हम कस्टमर के साथ हमेशा एंड तक जुड़े रहते हैं कि नहीं, आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट, उसकी फैमिली में कोई रिक्वायरमेंट है। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, रियल स्टेट एक सबसे बड़ा इसके अंदर प्लस पॉइंट रेफरेंस बिजनेस है। और वो रेफरेंस बिजनेस तभी आ सकता है अगर आपने अपने इनिशियल या पहले इन्वेस्टर को एक अच्छे से सर्विसेज दी, उसके दर्द को समझा, उसको जो वो चीज़ लेने आया था उसको वो चीज़ दिलवाई, और वो दिलवाने के बाद उसकी थ्रू आउट उस जर्नी में उसके साथ रहे। राइट। तो वो एक बड़ा रोल प्ले करती है। और उसी से ही हम एवरेज हर मंथ में 40 to 50 रिपीट बिजनेस काम कर पाते हैं। एवरी मंथ एलीट में हम 40 से 50% रिपीट बिजनेस तभी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ जो हमने इन्वेस्टर के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप करे। चलो वीरेन जी, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो ट्रैप्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टर फंसते हैं और नॉर्मली जो डिसीजन सही होने चाहिए वो उनके लिए सही नहीं होते हैं। ये आपने बिल्कुल, मुझे लगता है, मुद्दे की बात। मुद्दे की बात छेड़ी है। और ये मुझे लगता है इस पॉडकास्ट का सबसे मेन क्वेश्चन होगा जी जो हर इन्वेस्टर को लगेगा कि नहीं यार, ये सुनना चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कहीं ना इसमें सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि ब्लाइंड ट्रस्ट। जो कस्टमर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं Right. कि नहीं यार, जैसा इसने कहा सही कहा होगा। नहीं, एक बार क्रॉस चेक जरूर करो। जी। ट्रस्ट 100% करना चाहिए। ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशनशिप ही नहीं चल पाता, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। ट्रस्ट तो हमें 100% करना ही पड़ता है सामने वाले के ऊपर, लेकिन ब्लाइंड नहीं करना चाहिए। सेकंड सबसे बड़ा जो मेजर है, कैशबैक ऑफर्स, जो उसमें लोग फंसते हैं, वो सबसे बड़ी कैच है। जी। वहाँ इन्वेस्टर को 100% देखना चाहिए, क्लाइंट को 100% देखना चाहिए कि नहीं यार, कैशबैक से ऊपर जो उसका प्रिंसिपल है ना कहीं वो है। कैशबैक क्या होगा, जितना वो लगा रहा है उसका 1x 2x 3x, लेकिन जो वो 100x लगा रहा है उसको वो माइंड में रखना चाहिए। राइट। लेकिन कस्टमर का एकदम माइंड डाइवर्ट हो जाता है कैशबैक के ऊपर। जी। वो कहीं ना कहीं कस्टमर वही गलती करता है बस। वहाँ वो कस्टमर फंस जाता है जहाँ वो कैशबैक के चक्कर, वो ये नहीं देखता कि यार मेरा जो 100x है मैं जिसके हाथ में दे रहा हूँ या वो जहाँ लगवा रहा है वो कितना सेफ है। जी। वो So- देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जहाँ पे ब्रोकर बेनिफिट उठाते हैं या रियल्टर्स, जहाँ पे रियल्टर्स बेनिफिट उठाते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि सर नहीं आप मेरे पास आओ, मेरे पास ये बेटर ऑफर है। वो ऑफर्स के चक्कर में
क्लाइंट लेने एक्स बिल्डर का आया है, वो ले वाई बिल्डर का जाता है। जी, क्योंकि ये तो वो बहुत बार देखा होगा हाँ, आपने भी। मैंने कई बार देखा है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, वो क्या वो फैक्टर सिर्फ वही है कि जहाँ उसको 4 पैसे अच्छे बेनिफिट दिख रहे हैं वो कस्टमर के पैसे को बाय। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये चीज़ या क्लाइंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे ये 2x 3x नहीं देखना, मुझे अपना 100x देखना जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो ये चीजें मतलब बातें तो हमने काफी इन्वेस्टर और रियल्टर्स की कर ली, तो ये जानना चाहूंगे आज की डेट में रियल्टर्स वो एथिक्स रखते हैं जब वो प्रॉपर्टी बेचते हैं? क्या उनका मॉरल कंपास अलाउ करता है किसी के साथ चीट करना? नहीं, ऐसा नहीं है रोहित, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो मोरल्स में बिलीव्स करते हैं, डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, एथिक्स में बिलीव करते हैं। और देखो, जहाँ पर प्लस होंगे उसके माइनस भी होंगे ही। तो और हमेशा एंड में जीत अच्छा सच्चाई की होती है। तो मुझे मेरा मानना ये है कि नहीं, ये जो आप कह रहे हो, देखो जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री खराब है या लोग खराब हैं। लोग अच्छे से काम करना चाहते हैं, ऐसा बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन होके, प्रोफेशनल होके, एथिक्स पे काम करते हैं। मतलब ऐसे बहुत इस इंडस्ट्री के अंदर धुरंधर और ऐसे अच्छे लोग हैं जो आज भी बहुत एथिक्स पे काम करते हैं, जिन्होंने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, कस्टमर के साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, कस्टमर को जो पास बैक कमिट किया है, जो एक्चुअल जेन्युइन है वो देते हैं। प्रवीण जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि काफी लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे थिंक कि रियल एस्टेट जो है ना वो अमीरों का गेम है, जहाँ पे सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट करते हैं और मिडिल क्लास नहीं करता? नहीं रोहित, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। बिकॉज आज के टाइम में जो रियल एस्टेट है, आप देखेंगे जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं या जो मिडल मैन भी है, वो प्लानिंग इस तरीके से कर रहा है कि ठीक है, वो 20-25% अपना सेल्फ पे करता है, एक अच्छी प्रॉपर्टी चूज करता है, उसके बाद वो अपनी लोन एलिजिबिलिटी का बेनिफिट लेता है। डेवलपर्स ने कुछ ऐसे प्लान दिए हुए हैं कि पे 15%, लेकिन वो चूज करता है वो प्लान, और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री करता है। देन वो अपनी लोन एलिजिबिलिटी का बेनिफिट भी उठाता है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखो ना, लोन इंटरेस्ट कितना कम हो गया है। राइट। तो उस वजह से कहीं ना कहीं हर टाइप का इन्वेस्टर या हर टाइप का कस्टमर, आप इसे कह सकते हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, एंटर कर रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट में। लेकिन इसके साथ साथ रोहित, एक सेकंड एंगल एक ये भी है कि एंटर करने से पहले उस कस्टमर को अपनी प्लानिंग सही से करनी चाहिए। राइट। कि ऐसा भी ना हो कि वो 15-20% के लिए सिर्फ एंटर करे कि भाई मार्केट जो हुई तो मैं अपना एग्जिट कर जाऊंगा या मैं इतना बेनिफिट ले लेता हूँ। नहीं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म वाली कहानी है ना, वो कस्टमर को उस विजन से गुड़गांव में एंट्री नहीं करनी चाहिए। Right. कस्टमर को उस विजन से एंट्री करनी चाहिए कि ठीक है, मैंने 15-20% अपना पे किया, बाय एनी चांस अगर आगे नहीं तो वो लोन एलिजिबिलिटी का अपना बेनिफिट उठाए और उस इन्वेस्टमेंट को, प्रोसेस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके चले। वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा। जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आई एम श्योर ये सवाल हर कोई पूछना चाहता है। सो मैं ऑडियंस की तरफ से ये सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। रियल स्टेट में आज की डेट में अगर इन्वेस्टर को पैसा कमाना है तो क्या फॉर्मूला है? रोहित जी, इसका फॉर्मूला ना 100% बिल्कुल सिंपल सा है, नो ब्रेनर है। आपने सही टाइम पे, सही लोकेशन पे और सही प्रोफेशनल लोगों के साथ अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप 100% पैसा बनाएंगे। अगर आपने फ्यूचरिस्टिक लोकेशन पर इन्वेस्ट किया है तो आपका 2x प्रॉफिट होना 100% तय है। तो मैं इस जो आपने मुझसे क्वेश्चन करा, इसका एंड अप ऐसे करूंगा, लोकेशन प्लस सही टाइमिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट। परफेक्ट। आई गेस ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया है लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर वो आपकी ये बात को ज़रूर माने। जैसा कि आपने बताया कि रियल स्टेट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, इसमें मतलब मिडिल क्लास भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आप ऐसे किसी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जिसका टिकट साइज बहुत छोटा है, मतलब से अबाउट 20-30 लाख्स, कैसे उसकी जर्नी को शुरू किया जाए, कैसे वो अपनी जर्नी शुरू करे? रोहित, इसका ना सिंपल मैं आपको शब्दों में समझाता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट करना है। तो आज के टाइम में 2 टायर 3 टायर सिटीज में बहुत अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे बड़ी फ्यूचरिस्टिक लोकेशंस हैं, कहीं से नए रोड्स निकल रहे हैं, इंफ्रा बहुत डेवलप हो रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को वहाँ भी एंट्री कर सकता है, वहाँ भी आप एक स्मॉल टिकट साइज में अपनी
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके रोटेशन करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट ने हर एरिया में बूम किया है। ये नहीं कि सिर्फ इन सिटीज़ में ही, दिल्ली एनसीआर में ही बूम आया। तो 2 टायर 3 साइड सिटी में भी देखने को बहुत मिला है कि इन्वेस्टमेंट लोगों की 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी मल्टीप्लाई हुई है। तो मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटर ये नहीं करता कि आपने दिल्ली एनसीआर से करी है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल वीरेन, आई मीन बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। मतलब अगर आप देखें रियल एस्टेट का चार्ट, तो पैन इंडिया रियल एस्टेट ने, मतलब बीट सिटीज़ और टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनी जर्नी स्टार्ट करना। बिकॉज आज अगर आप एंटर करोगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आप अपना जो प्रॉफिट है वो मल्टीफ्लोल्ड करोगे, डबल 2x करोगे, 3x करोगे। बट पॉइंट है कि आप अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट करें। वीरेन जी, आजकल ओवरनाइट जो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं, मतलब हमने तो स्टार्ट किया था तो सस्टेनेंस पे बेचते थे, सस्टेनेंस पे बेचते बेचते हालत ख़राब हो जाती थी। तो अब ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है गुड़गांव में, जहाँ डेवलपर्स ओवर द नाइट सोल्ड आउट करने लग गए हैं, सो क्या स्टोरी है इसके पीछे? तो ये दिखने और होने में फ़र्क है। वीरेन जी, अब एक क्विक फन सेगमेंट अब हम करेंगे, रैपिड फायर राउंड एक, ठीक है? ठीक है। जिसमें मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आपको एक 1-1 आंसर्स देने, ठीक है? सो फर्स्ट डील या फर्स्ट कार, क्या ज़्यादा बेटर था? फर्स्ट डील। कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। जिंदगी का एक मंत्र जो आप हमेशा फॉलो करते हैं? कंसिस्टेंसी। अगर रियल एस्टेट में नहीं होते तो कहाँ होते? नो प्लान बी। दुबई या गुड़गांव? गुड़गांव। अपकमिंग हॉटस्पॉट? द्वारका एक्सप्रेस वे। कमर्शियल या रेजिडेंशियल? बहुत। रेंज, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहते हैं जो अभी रियल एस्टेट में अपना पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? तो रोहित जी, इसकी सिंपल एक एडवाइस है जो मैंने अपने फादर से सीखी है कि लाइफ में भगवान एक बार मौका सबको देता है। कोई उस मौके का मैक्सिमम बेनिफिट उठा लेता है और कोई उस मौके को गवा देता है। तो यंगस्टर को मैं एक ही बस मैसेज देना चाहूँगा कि डोंट यूज़ एस्केलेटर्स, यूज़ द स्टेयरकेस। यूज़ प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। जो ये रातों रात लोग सोचते हैं ना, थ्रू रील्स देख के कि मैं अमीर हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी कोई होता। ऑलवेज गुड थिंग्स कम विद द टाइम। तो यंगस्टर को सिर्फ एक ही मैसेज है। दूसरा, सेकंड थिंग, अपने प्रोफेशन को लेके 100% ईमानदार, ट्रांसपेरेंसी। अगर आदमी इस प्रिंसिपल्स पे काम करेगा तो 100% सक्सेस होना ही होना है। उसके लिए उसका भगवान भी आगे से बढ़ के साथ देता है। वो है ना, आपने सुना होगा एक फेमस डायलॉग, जब आप किसी काम को शिद्दत से और पूरी 100% अपनी ईमानदारी से दो तो सारी कायनात उसे पूरा करने में आपका साथ देती है। व्हाट अ वे टू फिनिश। ये तो बिल्कुल फिल्मी हो गया वीरेंज, फिल्मी अंदाज में। चलो, आई एम श्योर ये मैसेज यंगस्टर्स तक जाएगा और वो इस मैसेज को बिल्कुल सीरियसली लेंगे। तो दोस्तों, ये थे वीरेन मेहता, जिन्होंने अपनी जर्नी हमसे शेयर की, कैसे वो रियल एस्टेट के रोलर कोस्टर उतार चढ़ाव से गुजरे, और जिन्होंने बताया पेशेंस और ट्रस्ट यही एक रियल करेंसी है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बियॉन्ड द स्क्वायर फीट को। मिलते हैं अगली बार नए एपिसोड में नई पर्सनालिटी के साथ। मैं हूँ रोहित रावत। थैंक यू।